जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 21 मई को सुनिश्चित है। उस दृष्टिकोण से हमारी जो शतकों के शतक एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, हम शतकों का शतक लगाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट नंबर 9 के एमसीक्यू, जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। अर्थात इसमें कंप्यूटर और आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उससे संबंधित जो इन्वेंशंस हैं, जो उसके टर्मिनोलॉजी है, उसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्नों को जानेंगे, प्रश्नों को एलिमिनेट करने का तरीका जानेंगे। तो उसी श्रृंखला को हम सीधे आगे बढ़ाते हैं। आइए चर्चा करते हैं सीधे प्रश्नों के माध्यम से। और पहला प्रश्न है इसमें, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी मात्रा में संख्याओं, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक समय में भी जो भी तकनीकें इजाद हो रही हैं, उन सब का हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पहला ये पूछा गया है, वो ये कह रहा है कि हम वैश्विक स्तर पर जिन चीजों का स्टडी करते हैं और देखते हैं, ये संचार नेटवर्क के रूप में, कम्युनिकेशन नेटवर्क के रूप में वो क्या कहा जाता है। यानी दुनिया में पूरे संसार के स्तर पर जिस नेटवर्क का उपयोग हो रहा है, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क चार प्रमुख प्रकार के होते हैं। एक होता है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और एक होता है पैन, इसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अब इसमें हम समझें कि ऐसा नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी मात्रा में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और दुनिया में वैश्विक क्षेत्र पे किया जाता है, ग्लोबल लेवल पे किया जाता है, उसको कहा जाता है वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब व्यापक, एरिया मतलब क्षेत्र, और नेटवर्क मीन्स नेटवर्क यानी पहुंच। तो इसमें से उपयोग होने वाला है वैन। और वैन का ही एक सीधा सा उदाहरण है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया भर में किसी भी चीज को सर्च कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, ई कॉमर्स साइट, जो भी पोर्टल बनाए गए हैं, उन सबको हम सर्च कर पा रहे हैं। किसके कारण? वैन के कारण। पैन क्या होता है? जैसे ब्लूटूथ है, दो व्यक्तियों के बीच उनके डिवाइस की कनेक्टिविटी के लिए हम पैन यूज करते हैं, जैसे ब्लूटूथ। मैन एक मेट्रोपॉलिटन शहर के लेवल पर इसको बनाया जाता है और वह काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क किसी ऑफिस, यूनिवर्सिटी या इसके स्तर पर एक लोकल क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। तो हमने इसको जान लिया कि इसका आंसर हो जाएगा वैन, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क मतलब नेटवर्क के माध्यम से हम किसी चीज को सर्च कर पाए किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए। तो दुनिया में पहली बार प्रयास किया गया था इसके लिए अमेरिका में उसका रक्षा विभाग है। जैसे भारत में रक्षा विभाग है, रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ काम करता है, इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता है, वैसे ही अमेरिका में पेंटागन है। अमेरिका में पेंटागन में जो कंप्यूटर नेटवर्क पहला बनाया गया था, उसका नाम था अर्पानेट, ठीक है। क्या नाम था? अर्पानेट। और ये अमेरिका का जो रक्षा विभाग था, अमेरिका का रक्षा विभाग, उसने इस नेटवर्क को विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और जाहिर सी बात है, इसमें वैज्ञानिकों की बड़ी टीम थी, ठीक है। तो अर्पानेट इसका उदाहरण हो जाएगा। और सन 1969 की बात है, सबसे पहले 1969 में अमेरिका की रक्षा विभाग पेंटागन में इसको क्या किया गया था? बनाया गया था, ठीक है। तो दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा अर्पानेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों, इसमें विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अर्पानेट। हमने इसकी बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। आभासी निजी परिपथ क्या है? तो ये देखने में बहुत आंसर इसके लंबे चौड़े लग रहे हैं। इसका हम शाब्दिक रूप से इसको समझें, क्या हो सकता है आभासी निजी परिपथ? ये जो टेक्नोलॉजी से संबंधित टर्मिनोलॉजी होती है, इसको हम इंग्लिश में पढ़े तो आसान लगता है। वीपीएन इसका नाम है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है।
उसका नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। तो इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है कि ये है क्या। तो यह किसी संस्था या निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोगता के सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं, या किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है, या एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी वर्णन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जो उसमें सर्विस प्रोवाइडर है, ये कंप्यूटर परिपथ के माध्यम से जो कंप्यूटिंग संसाधन है या उसकी सूचना है उसको साझा किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निकनेट क्या होता है? तो निकनेट आप नाम सुने ही होंगे, ये जो है NICNET, निकनेट। हमारे देश में यानी इंडिया में इसको यानी निकनेट को 1970 के दशक में विकसित किया गया और वह इसलिए 1986-87 में इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है, ये जो निकनेट है ये हमारे देश की जो ई गवर्नेंस की संकल्पना है, ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से लोगों को कम समय में अधिक मात्रा में जो योजनाओं की जानकारी है, सर्विसेज है, उनको प्रोवाइड किया जा सके, इसके लिए ई गवर्नेंस नामक जो तरीका है उसको इजाद किया गया। भारत में भी उस स्तर पर काम किया गया। 1970 के दशक में पहली बार इस क्षेत्र में सोचा गया और 1985-86 के आसपास तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने पहल की थी और उन्होंने भारत में कंप्यूटर क्रांति ला दी। ठीक है, इसीलिए उनके नाम पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। तो निकनेट का मतलब है क्या? यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। जाहिर सी बात है, जो जिले होते हैं प्रशासनिक इकाई होती है और प्रशासन के द्वारा जो देश में शासन है स्थायी कार्यपालिका के माध्यम से क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है। तो हर जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क था नेकनेट, जिसके माध्यम से शासन की योजनाओं को हम, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको जो योजनाएं हैं उसको हम अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। तो नेकनेट ये जिलों के यानी डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्ट्रेट होगा उसको जोड़ने वाला ये नेटवर्क था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रानेट क्या होता है? दोस्तों दो चीज है, एक है इंट्रानेट, एक होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट तो हम जानते हैं, इंटर और नेट अंतरजाल, मतलब ये पूरी दुनिया को जोड़ने वाला होता है, जो उसको हम उस नेटवर्क को कहते हैं इंटरनेट। ठीक, ये जो है पूरे संसार में। ठीक है, और इंट्रानेट जो होता है, इंट्रानेट, इंट्रानेट काम क्या करता है? इंट्रानेट इंटरनेट से बहुत सीमित है और यह किसी संस्था के अंदर क्या करेगा? सूचनाओं के अंतरण के लिए यूज होता है। जैसे आप किसी संस्था से जुड़े हैं, उसी संस्था के सभी कर्मचारियों के लिए जो नेटवर्क यूज किया जाएगा उसको हम कहेंगे इंट्रानेट। जैसे बैंक होता है, कोई भी बैंक होगा उसका जो जानकारी है, उसका जो डेटा है उसी बैंक के कर्मचारियों के बस पास होगा, अन्य किसी के पास नहीं। तो वहां इंट्रानेट की थ्योरी काम करेगी। लेकिन इंटरनेट एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया भर में नेटवर्किंग यानी उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटरनेट किसी संस्था के अंदर उसके कर्मचारियों के लिए या उसकी जानकारी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो दोस्तों इसमें जो डिवाइस यूज की जाती है उसको कहते हैं रिपीटर। ठीक है, रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके माध्यम से हम आते हुए सिग्नल की पावर को बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपीटर, जबकि राउटर जो है एक कनेक्टिंग डिवाइस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? SWAN, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये हमारे देश में एक योजना चली थी, उसका नाम था स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है,
इसको शॉर्ट फॉर्म में स्वान कहते हैं, स्वान। तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इसका फुल फॉर्म है। तो इसका आंसर देखते हैं किसमें मिल रहा है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ए नंबर में। ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत थी। मतलब जैसे पूरी दुनिया भर के लिए वैन काम करता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैसे ही स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक राज्य के लिए, ठीक है, पूरे देश में जो टोटल राज्य हैं उन राज्यों के लिए जो काम करने वाला व्यापक नेटवर्क है उसको हम स्वान नाम दिए हैं। और ये जो है देश में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 में इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए WLL का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म है WLL, किसका? तो वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? WLL। ऐसे ही है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म है जिन्हें हमें जानना है। आगे बढ़ते हैं, डम्ब टर्मिनल। तो दोस्तों डम्ब टर्मिनल क्या होता है? कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में एक ऐसा टर्मिनल जो नगण्य इंटेलिजेंस वाला होता है। नगण्य इंटेलिजेंस का मतलब होता है इसके पास जो प्रोसेस करने की शक्ति होती है, सोचने समझने या लॉजिकल फंक्शन होते हैं, इसके पास बहुत कम होते हैं, उसको हम डम्ब टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल क्या होता है? तो टर्मिनल में, टर्मिनल शब्द का मतलब होता है वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। ठीक है, कंप्यूटर में जहां से डेटा हम एंट्री करेंगे और जहां से वो आउटपुट के रूप में निकलेगा, तो जो उसको जोड़ने का काम करता है उस सोर्स को हम कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में समझ लें कि कोई एक बस स्टेशन होता है, बस स्टैंड होता है, वहां से बस आगे जाती है और लौटती है, वैसे ही कंप्यूटर में उसको हम टर्मिनल कहते हैं, जहां से इनपुट और आउटपुट का काम होता है। आगे बढ़ते हैं, ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अगर हम ब्राउजर को देखें तो आप यदि कंप्यूटर यूज करते हैं तो जानते ही होंगे कि ब्राउजर जो होता है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए यूज किया जाता है इंटरनेट में वेब पेज सर्च करने के लिए। वेब पेज मतलब वेबसाइट से द्वारा हम किसी भी चीज को यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार से होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, बहुत प्रकार के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन में कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। मतलब ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को अगर सर्च कर रहे हैं तो वो चीज हमें क्या है, मिल जाएगी। तो वो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए जो इंटरनेट में प्रोटोकॉल यूज होता है उसको हम कहते हैं HTTP। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये अपने नाम के अनुरूप क्या काम करता है? जब हम कोई चीज सर्च करते हैं सबसे पहले जो पहली लिंक आएगी उसमें हाइपर लिंक कहेंगे उसको हम। ठीक है, और फिर टेक्स्ट को ट्रांसफर करके माने अन्य संबंधित डेटा को भी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। एक वेबसाइट समूह है। एक वेबसाइट जो होती है वो किसका समूह होती है, यह पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा HTML डॉक्यूमेंट का। ठीक है, वेबसाइट किसका समूह होती है? वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का समूह होती है। ठीक, इसको हम वेबसाइट कहते हैं। अर्थात वेबसाइट की सृजन, वेबसाइट का निर्माण किस लैंग्वेज में होता है? तो HTML में होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों ईमेल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, विस्तारित रूप होता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म होता है ईमेल। इसको खोजने का काम, इसको विकसित करने का काम, इसको प्रोग्राम करने का काम जिन्होंने किया उनका नाम है रे टॉमलिंसन या आर टॉमलिंसन। सन 1971 की बात है। इसके पहले अर्पानेट जो हमने पढ़ा था, पहला नेटवर्क था अर्पानेट, इस पे काम करने वाले वैज्ञानिक थे रे टॉमलिंसन।
ठीक। और ये ARPANET 1969 में विकसित हुआ था, अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विकसित हुआ था, आपको बताया है। तो रे टॉमलिंसन ने भी ARPANET पे काम करते हुए उसके लिए पहला जो ईमेल बनाया था वो इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो रे टॉमलिंसन का याद रखिएगा नाम। ये अमेरिका के थे, यूएसए के प्रोग्रामर हैं, और 1971 में इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए। इसके अलावा जो इसमें व्यक्ति दिए हुए हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन, इन्होंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी मिलकर के, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम न जाकर के इंटरनेट के जरिए अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ये बहुत सारा आज कोरोना काल के समय के बाद जिस तरीके से लोगों ने इसको बहुत तरजीह दी है, इसके महत्व को जाना है, कम समय में कम कीमत में अधिक अच्छी गुणवत्ता की जो जानकारी है, मटेरियल है और गाइडेंस है, वो मिलने का काम होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग मतलब इंटरनेट लर्निंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑनलाइन कोचिंग की क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, कोई भी क्लास हो, और ऑनलाइन तरीके से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को भी सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके ई लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। उसमें यूट्यूब माध्यम है, मोबाइल एप्लीकेशन माध्यम है, बहुत सारे मीडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? तो आए दिन में आप इस चीज को, आज भारत में लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और उनमें से भी इंटरनेट के उपभोक्ताओं की संख्या भी पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा है, क्योंकि भारत की आबादी भी दुनिया में सेकंड नंबर में आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ज्यादा हो गई है। ठीक है, अब प्रथम नंबर में आने की आंकड़े आ जाएंगे अगली जनगणना में भारत में। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को देखते हैं क्या इसको स्पष्ट करता है। बहुत सारे प्रश्न आसान होते हैं, बस हम उसका सेंस समझ लें तो आंसर में हम सही टिक करेंगे। पहला प्रश्न इसमें कथन दिया है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉल तो होता है, ये हमें पता है, वीडियो कॉल होता है। फिर दूरसंचार प्रौद्योगिकी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये तो बिल्कुल सही है, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम वीडियो कॉल करते हैं, इसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। दूरभाष पर कॉल का परिचालन, दूरभाष मतलब टेलीफोन पे, तो कॉल अगर होगी, केवल वीडियो कॉल तो नहीं हो रही, तो यानी ये स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है दूरबीन प्रौद्योगिकी, दूरबीन यानी टेलीस्कोप का इससे कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पास वेब कैम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कंप्यूटर लैपटॉप में है या मोबाइल में है तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड्रॉइड के थ्रू, तो आंसर हो जाएगा पहले इसकी व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? बहुत आसान प्रश्न, लेकिन कई बार पेपर में पूछा भी गया है एमपीपीएससी में, और स्टूडेंट इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, हो सकता है कि एग्जाम में और इसके अलावा भी ऑप्शन दिए गए हों। तो कंप्यूटर वायरस, इसमें अगर कंप्यूटर दे दिया है, तो अगर कंप्यूटर के सब्जेक्ट में वायरस शब्द केवल रहे तो इसका बायोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर के संबंध में वायरस का संबंध इस शब्द से है, यानी ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाए, उसके साथ छेड़छाड़ करे, अपनी कॉपी बना ले। जिस तरीके से व्यक्ति या मनुष्य या किसी भी पशु में कोई भी वायरस अटैक करता है तो अपनी संख्या को बढ़ाता जाता है और उसको नुकसान पहुंचा देता है, वैसे ही कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम का समूह होता है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। और अगर एंटीवायरस की बात करें, वो भी क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जानेंगे, या इसके हम एक यूनिट बता देते हैं। सबसे होता है रॉ मटेरियल, कच्चा डेटा। ठीक है, कच्चा फैक्ट्स जिसको कह सकते हैं, रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं, कच्चा तथ्य क्या होते हैं, डेटा होता है जो अव्यवस्थित होता है। क्या होता है, अव्यवस्थित होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता। और ये चीज सिस्टमेटिक हो जाए तो सिस्टमेटिक डेटा, सिस्टमेटिक डेटा को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। और हम कंप्यूटर में डेटा के बाद क्या प्राप्त करते हैं, प्रोसेस होकर हमको मिलती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होती है,
इंफॉर्मेशन जो होती है सिस्टमेटिक डेटा होता है। जैसे आपके पास दे दिया जाए हिंदी के मार्क्स, गणित के मार्क्स, अन्य सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए जाए और आपको पूछा जाए कि आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा अवरोही क्रम में बताइए कि किसमें सबसे ज्यादा फिर किसमें कम। तो जब तक आप सब्जेक्ट में मान लीजिए आप किसी में 80 नंबर पाए, किसी में 60 पाए, किसी में 99 पाए और किसी में 81 पाए, तो ये क्या है, अरेंज नहीं है, अपने क्रम में सही ऑर्डर में नहीं है। तो इसको सही ऑर्डर में जब कर दोगे उसको हम सिस्टमेटिक कहेंगे। तो जब तक सही नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, उसको हम रॉ फैक्ट्स कहेंगे, जिसको हम डेटा कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। और जब वो सिस्टमेटिक हो जाएगा उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो कंप्यूटर सीपीयू के माध्यम से क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन होता है इंफॉर्मेशन का समूह होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंफॉर्मेशन का समूह होता है। इंस्ट्रक्शन के बाद क्या आ जाता है आपका प्रोग्राम, ठीक है। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम। और प्रोग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम अगर बात करें तो बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर। यानी यहां से हम क्या समझे, डेटा बहुत सारा मिलकर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। सिस्टमेटिक डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होती है, और इंस्ट्रक्शन का समूह प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम उसको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर अदृश्य है, ठीक है। जैसे हवा अदृश्य है, वैसे ही आप समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर। मानी कंप्यूटर में जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उसमें हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं भौतिक रूप से, वो उपकरण है। लेकिन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, उसके अंदर डिजाइन किया गया है, ठीक है, उसको हम टच नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि सही है कौन सा गलत है। तो प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईसीपी एड्रेस को उपलब्ध कराता है, ये बिल्कुल सही है। टीसीपी आई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब जो प्रॉक्सी सर्वर होता है, जब हम कोई चीज सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो वो चीज को हमें बताता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या काम करता है, उस चीज को बताने का काम करता है जो यूजर जो है चाहता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है या फॉरवर्ड करता है, ठीक। तो हमारी जानकारी इसमें होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर दोनों चीज को इसमें इंक्लूड करता है। आगे बढ़ते हैं। वह वायरस जो खुद की कॉपी बनाने में सक्षम है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा वायरस है जो अपनी कॉपी बनाता है, वह वायरस है वॉर्म, WORM, इसका नाम है WORM। वॉर्म अपनी कॉपी खुद बनाता है और कंप्यूटर में अपनी कॉपी बना करके उसके डेटा को क्या करता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। हाँ, यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क में रखे गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। क्या होता है वो, तो एक ऐसा वायरस जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रखे गए फ्लॉपी डिस्क से आता है उसको हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। क्या कहते हैं, बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में फ्लॉपी डिस्क से आता है, इसको हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को हम कहते हैं सर्फिंग, ठीक है। नेट सर्फिंग भी कहते हैं इसको, नेट सर्फिंग या सर्फिंग बस, ठीक है। इंटरनेट पे हम जो भी चीजें सर्च करते हैं, देखते हैं कुछ भी, वो सब कहलाता है सर्फिंग, नेट सर्फिंग कहलाता है। किसी की हॉबी भी होती है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये वेबसाइट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। WEV तरंग वाला नहीं है ये वेब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पूछा गया है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट हम प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्पाइडर, ध्यान रखिएगा, स्पाइडर, ठीक है। स्पाइडर माने होता है छिपकली, लेकिन यहाँ छिपकली से मतलब नहीं है, वर्ड डॉक्यूमेंट को कहते हैं स्पाइडर, ठीक है। वेबसाइट में डॉक्यूमेंट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। और है मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है, तो दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारी वेबसाइट बन चुकी है और उसमें पूछा गया है ईमेल जो है, ईमेल सेवा फ्री में कौन कौन प्रदान करते हैं। रेडिफमेल.com प्रदान कर रहा है,
likes.com प्रदान कर रहा है, ई लेटर भी प्रदान कर रहा है, यानी सभी, ठीक है, याहू hotmail.com, ये सभी जो है क्या करती है, निःशुल्क हमें ईमेल एक्सेस प्रदान करती है। आगे है इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इंटरनेट पे हम जब वेब ब्राउजर का उपयोग कर रहे होते हैं, वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और उसके द्वारा हम एक सर्च इंजन प्रयोग करते हैं, यानी हमें अगर कोई चीज सर्च करनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए, वेब ब्राउजर, ठीक, और जब ब्राउजर मिलेगा उसके बाद सर्च इंजन होगा, और सर्च इंजन के द्वारा हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को सर्च करके उसकी वेबसाइट तक पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि www तक पहुंचने के लिए हमें प्रयोग होगा HTTP, और HTTP इसमें डिफॉल्ट नेम होता है वेबसाइट का, और यह सर्च इंजन के द्वारा हम सर्च कर सकते हैं। उसका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सर्च इंजन है, ठीक है। आगे है भारत में इंटरनेट की सेवा की शुरुआत किसने करी थी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने वाला, तो ये कंपनी थी VSNL, इसका नाम था विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या नाम था, विदेश संचार निगम और लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना 1986-87 में हुई थी, भारत में हुई थी, गुजरात में, ठीक है। और इस कंपनी ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में करी थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री रहे हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय 1995 में 15 अगस्त के दिन इस सेवा की शुरुआत हुई थी, और BSNL उस कंपनी का नाम था जिसने देश में इंटरनेट सेवा को प्रदान किया या शुरू किया, ठीक है। और कहेंगे कि आज ये कंपनी कहाँ गई, तो आज ये कंपनी सन 2008 में इसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, ठीक है। तो ये टाटा ग्रुप, टाटा कम्युनिकेशन में ये मर्ज हो चुकी है, इसलिए इसका वर्तमान में अस्तित्व तो नहीं है। बाकी ये दुनिया भर में संचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी थी, ठीक है, ये मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो BSNL ने हमारे देश में इंटरनेट की शुरुआत करी थी, ठीक। दोस्तों हमने इन 25 प्रश्नों के माध्यम से जान लिया इन 25 फैक्ट्स के अंदर क्या क्या आंसर हो सकते हैं और कैसे हम लगा सकते हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जब आप कोई भी क्वेश्चंस लगाएं, सबसे पहले प्रश्न को समझें, चारों ऑप्शन पढ़ें, यदि आपके अंदर कोई आंसर क्लिक कर रहा होता है तो वही आंसर सत्य होता है, ठीक है। कोई कमेंट आपका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है, इसका भी जवाब दीजिएगा। नमस्कार, बने रहें, पढ़ते रहें, जय हिंद।